हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। मैडम, आपको सर ने बुलाया है। स्टाफ बॉय के कहते ही लता सीट से उठ खड़ी हुई, साड़ी का पल्लू ठीक कर वो सामने केबिन की ओर बढ़ गई। मैं आई कम इन सर? यस मिस लता, आइए बैठिए। योगेश ने टेबल के दूसरी ओर रखी चेयर की ओर इशारा किया। थैंक यू सर। उसके बैठते ही योगेश ने ड्रा खोलकर उसमें से कार्ड निकाला और उसकी ओर बढ़ा दिया। मिस लता, बाकी ऑफिस में तो कार्ड कल ही दे दिया था, पर कल आप छुट्टी पर थी तो आपका कार्ड रह गया। इसी महीने की 25 तारीख को मेरी शादी है। उम्मीद करता हूँ आप अपने परिवार सहित जरूर आएंगी। योगेश उसका चेहरा देखता हुआ बोला, कांग्रेचुलेशन सर, कोशिश करूंगी। उसने मुबारकबाद दी। थैंक यू मिस लता। और कोई काम सर? नहीं, दोपहर तक शाह एंड सन्स की फाइल रेडी करके भिजवा दीजिएगा। लंच तक? जी सर। अब आप जा सकती हैं। गुड डे सर। लता उठती हुई बोली। उसे लगा कि वो लड़खड़ा कर गिर पड़ेगी। मुश्किल से उसने खुद पर काबू किया। क्यों मैं खुद पर काबू नहीं रख सकती? मुझे रखना ही होगा। ये होने वाला है, ये तो पहले से ही पता था ना। खुद को समझाते हुए उसने फाइल खोल ली। सारा दिन यूं ही निकल गया। लंच में उससे एक कौर भी निकला नहीं गया। लंच बॉक्स यूं ही वापस बंद कर वो काम करने बैठ गई। फाइल भी पूरी नहीं हो सकी तो उसने तबीयत का बहाना बना स्टाफ बॉय के जरिए योगेश से छुट्टी मांग ली। घर पहुंचते ही उसने पर्स एक तरफ रखा और कपड़े बदले बिना ही लेट गई। क्या हुआ, आज इतनी जल्दी कैसे आ गई? कुछ नहीं माँ, मुझे थोड़ा आराम करने दो। दरवाजा बंद करती जाना। चाय बना दूं? नहीं। शरबत? मुझे कुछ नहीं चाहिए माँ, अकेला छोड़ दो मुझे थोड़ी देर। वो तेज आवाज में बोल पड़ी। माँ एकदम चुप हो गई। लता के माथे की ओर बढ़ता उसका हाथ वहीं रुक गया। लता को जैसे होश आ गया। उसने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी देर सोना चाहती हूँ। उठते ही चाय पीऊंगी प्लीज। ठीक है बेटा। माँ इतना तो समझ ही गई थी कि सब कुछ ठीक नहीं है। माँ के जाते ही लता ने गले में पहनी चैन में पड़ा लॉकेट खोला। उसमें 2 तस्वीरें थी, उसकी और योगेश की। योगेश की तस्वीर देखते देखते वो बुदबुदा उठी। इसमें किसी का दोष नहीं योगेश, न तुम्हारा न मेरा। दोष मेरी किस्मत का है। हो सके तो मुझे माफ कर देना, पर मैंने जो किया उसके सिवा कोई भी दूसरा रास्ता नहीं था मेरे पास। सोचते सोचते वो 2 बरस पहले के ख्यालों में पहुंच गई। लता के पिता किशोर कुमार का देहांत 4 बरस पहले हो गया था। वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे और अपने पीछे 3 संतानें छोड़ गए। सबसे बड़ी लता जो MBA की तैयारी में जुटी थी, दूसरा बेटा अनिकेत जो 12वीं कक्षा में था और उससे छोटा नागेंद्र जो अभी 10वीं की पढ़ाई कर रहा था। पिता की अकस्मात मौत से लता की मां उर्मिला पूरी तरह टूट गई। मात्र 8वीं पास उर्मिला 3 बच्चों को कैसे संभालेगी? किशोर कुमार के होते हुए रोज चले आने वाले रिश्तेदारों ने उनकी मौत के बाद मुंह भी ना दिखाया। माँ और घर की हालत को देखते हुए लता ने MBA का विचार छोड़ दिया और नौकरी की तलाश में जुट गई। 3 बरस पहले उसे सनोवर कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब मिल गई। सैलरी भी ठीक ठाक थी। घर के हालात पटरी पर आने लगे। 1 बरस बाद जब सब लंच के बाद वापस आए तो मैनेजर साहब ने सबका परिचय योगेश से करवाया। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं अब कंपनी छोड़कर वापस अपने शहर जा रहा हूं और ये हैं आपके नए मैनेजर योगेश। कल से आपको इन्हें ही रिपोर्ट करना है। वेलकम सर। कई आवाजें एक साथ आई। थैंक्स टू ऑल। प्लीज बैठ जाइए। योगेश सब पर नजर डालते हुए बोला। उनके जाने के बाद लता के कलीग ने सबको एक साथ इकट्ठा किया। फ्रेंड्स, क्या आप सबको नहीं लगता रमेश सर के जाने की फेयरवेल और योगेश सर की वेलकम पार्टी रखनी चाहिए? सब राजी हो गए कि पार्टी कल ही होगी। सबने पैसों का कंट्रीब्यूशन कर दिया। पार्टी के इंतजाम की जिम्मेदारी भी बांट दी गई। लता को दोनों के लिए गिफ्ट लाने की ड्यूटी मिली और गिफ्ट के पैसे भी उसे सौंप दिए गए। दूसरे दिन उसने प्याजी रंग की शिफॉन की प्लेन साड़ी पहनी, कानों में माँ के मोती वाले टॉप्स और अंगूठी, बालों को सिंपल सी चोटी बनाकर एक छोटा सा सफेद गुलाब टांग दिया था। वैसे भी उसे गुलाबों से बेहद प्यार था। घर के छोटे से गार्डन में उसने कई किस्म के गुलाब लगा रखे थे और रोज सुबह उनकी देखभाल किया करती थी। शाम को पार्टी में उसकी पहली बार योगेश से बात हुई थी। योगेश को भी लता बहुत पसंद आई थी। पार्टी में मौजूद सभी लोग
नोटिस कर रहे थे कि योगेश का ध्यान लता की ओर ही था। उनके लाए गिफ्ट रमेश सर और योगेश को बेहद पसंद आए थे। वो टेबल पर रखने वाली 2 क्लासिक घड़ियां लाई थी, दोनों के लिए एक जैसी। पार्टी के बाद योगेश ने जब उसे घर छोड़ने को ऑफर किया तो वो ठुकरा नहीं सकी, क्योंकि रात भी काफी हो गई थी और ऑफिस की महिलाओं को कोई ना कोई घर छोड़ने वाला था। योगेश के घर जाने का रास्ता उसी सड़क से जाता था जिसके पास वो रहती है। 20 मिनट बाद ही योगेश की कार लता के घर के बाहर खड़ी थी। रास्ते में औपचारिक जान पहचान के अलावा और कोई बात नहीं हुई थी। बहुत सुंदर घर है आपका, योगेश 3 कमरों के छोटे से कॉटेज नुमा बने उसके घर को देखते हुए बोला, जिसके बाहर छोटा सा गार्डन था। जी शुक्रिया, आइए एक कप चाय। नहीं, फिर कभी मिस लता, आज वैसे भी देर हो चुकी है। थैंक्स सर, वो कार से उतरते हुए बोली। उसके घर के अंदर जाने तक योगेश रुका रहा। योगेश को लता की ये बात भी अच्छी लगी थी। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। काम के अलावा वो घर की बातें भी एक दूसरे से कहने लगे। योगेश घर का इकलौता बेटा था। उसकी बहन की शादी हो चुकी थी और उसके पिता सरकारी पद से कुछ ही समय पहले रिटायर हुए थे। एक दिन योगेश ने उसे अपने केबिन में बुलाया और कहा कि वो आज उससे जरूरी बात करना चाहता है। ऑफिस के बाद कहीं बैठकर बात करेंगे। घर पे खबर कर दो कि थोड़ी सी देर हो जाएगी। शाम को दोनों गार्डन में जा बैठे। यहाँ गार्डन में क्यों योगेश, बताता हूँ। योगेश अपनी जेब से एक छोटी मगर सुंदर सी डिब्बी निकालते हुए बोला, क्या बात है? लता का धैर्य जवाब दे रहा था, ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? लता, मैं चाहता हूँ तुम इसे पहन लो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या? लता को इतनी जल्दी इस बात की उम्मीद नहीं थी। हाँ, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ, क्या तुम्हें मेरा प्रपोजल मंजूर है? लोग प्रपोज करते समय अंगूठी देते हैं, पर मैं चाहता हूँ कि तुम ये पहनो ताकि तुम्हारे दिल के करीब रहे। लता ने शर्मा कर गर्दन नीचे कर हाँ कह दी तो योगेश ने वहीं उसे चेन पहना दी। लता ने उसमें लगा लॉकेट खोलकर देखा तो उसमें इन दोनों की तस्वीर थी। ये चेन कभी मत उतारना लता, जब तक इसकी जगह तुम्हारे गले में मंगलसूत्र ना आ जाए। मगर तुम्हारे मम्मी पापा योगेश, माँ को तो तुम पसंद हो, तुम्हारी तस्वीर देख चुकी है वो, और पापा को वो खुद ही बता देंगी। तुम भी आंटी को बता देना। हाँ, शादी हम अगले साल करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, अच्छे से तैयारी करनी होगी। पर योगेश, मेरे पापा नहीं है और ना कोई ऐसा सरपरस्त जो शान से मेरी शादी कर सके। बुद्धू कहीं की तैयारी से मेरा मतलब है कि जिस घर में तुम्हें लेके जाना है उसका रिनोवेशन करवाना है और हमारा कमरा भी तो तैयार करना है। उसके बाद ही माँ पापा से मिलवाने के लिए जाऊंगा तुम्हें। ओ अच्छा, लता की जान में जान आई, समझ गई ना? हाँ, पर मैं नौकरी नहीं छोड़ सकती योगेश। तुम जानते हो मुझ पर घर की जिम्मेदारी है। जब तक अनिकेत की पढ़ाई ना पूरी हो जाए और वो जॉब पर ना लग जाए। सब जानता हूँ मैं, फिक्र मत करो। चलो अब चलते हैं। कुछ महीने इसी तरह बीत गए। योगेश जब भी उसे ऑफिस से घर छोड़ने आता तो माँ अनिकेत और नागेंद्र से मिलके जाता। माँ को भी योगेश पसंद था। फिर 3 महीने पहले योगेश ने बताया कि मम्मी पापा माँ से उसका हाथ मांगने आ रहे हैं। उसने और माँ ने बड़े चाव से सब इंतजाम किए। घर की चादरें और पर्दे बदले गए। सब टेबलों, टीवी और फ्रिज पर माँ ने अपने हाथ से बनाए क्रोशिये के कवर बिछाए। लता ने पनीर के पकोड़े और कटल्स बनाए। अनिकेत जाकर काजू कतरी ले आया। शाम 5:30 बजे योगेश अपने मम्मी पापा के साथ आ पहुंचा। उन्हें आदर सहित नमस्ते कर माँ को उनके पास छोड़ वो चाय नाश्ता लेने रसोई में चली गई। जब वो लौटी तो योगेश की माँ ने उसे अपने पास बैठने को बोला। वो बड़ी गौर से घर देख रही थी। घर तो बहुत अच्छा सजाया है आपने। वो लता की मम्मी से बोली, जी इसे बड़ा शौक है घर सजाने का। उन्होंने लता की ओर इशारा किया। ये तो बड़ी अच्छी बात है। घर आपका अपना है या किराए का है? जी लता के पापा ने बनवाया था, अपना ही है। अच्छा है, कुछ तो सहारा है। लता की शादी का क्या सोचा है आपने? योगेश और लता एक दूसरे को पसंद करते हैं तो ये आपको पता ही होगा। हाँ जी, जैसा आप कहें तो ठीक है। योगेश की पसंद है तो हमें भी कोई ऐतराज नहीं। बस हमें तो एक ऐसी लड़की चाहिए जो घर संभाल सके, आने जाने वालों को मान दे ताकि हमारा बुढ़ापा भी चैन से कटे। मैं भी अब थक गई घर की देखभाल करते करते। अब ये आके घर संभाल ले। दिसंबर की शादी कैसी रहेगी? अभी 2 महीने बाकी है। वैसे भी योगेश एकदम सिंपल शादी करने को कह रहा है।
चंद ही लोग होंगे, हॉल बुक करवा देते हैं, दिन में शादी और रात में वहीं छोटी सी पार्टी रख देंगे और योगेश के दोस्तों और ऑफिस के लोगों को बस पार्टी में ही बुला लेंगे। जी ठीक है, आपने जो सोचा है ठीक ही है। तो फिर तय रहा बहन जी, पंडित जी से तारीख निकलवा के मैं खुद आपको फोन कर दूंगी। और बेटा लता, तब तक तुम भी ऑफिस में इस्तीफा दे दो, 1 महीने का नोटिस तो लगता ही है ना। जी इस्तीफा? अब लता चौंक उठी, फिर उसे लगा कि शायद उसने गलत सुन लिया है। उसने योगेश की ओर देखा, उसके चेहरे पर भी परेशानी झलक उठी थी। आंटी, आपका मतलब छुट्टी की एप्लीकेशन से है? नहीं, मेरा मतलब इस्तीफे से ही है। हमारी बहू नौकरी करने थोड़ी ही घर से निकलेगी। हमारे परिवार में औरतें बस घर संभालती हैं, बाहर का काम मर्दों का है। पर माँ, योगेश ने बोलने की कोशिश की। तुम चुप रहो, हम औरतों की कमाई नहीं खाते। पहली बार योगेश के पापा बोले। लता और माँ तो सकते में आ गई। इतनी देर में आसमान में उड़ती इंद्रधनुष के रंगों को छूती लता पल भर में जमीन से आ टकराई थी। पर अब बोलना तो जरूरी था। मगर आंटी जी, अगर मैं नौकरी छोड़ दूंगी तो मेरी माँ और भाइयों का क्या होगा? दोनों अभी पढ़ रहे हैं। तो क्या तुम शादी के बाद भी नौकरी करके इनका खर्च उठाने की सोच बैठी थी? ऐसा भी कभी होता है क्या? इस पर योगेश और मेरी बात हो चुकी थी आंटी जी। योगेश ने कोई ऐतराज नहीं किया था। ये तो है ही बेवकूफ, इसे घर के रस्मों रिवाज का क्या पता। तुम इसे पसंद थी तो हम भी रेडी हो गए थे, पर ये सब नहीं हो सकता। तो मेरे घर का क्या होगा? तुम्हारा भाई ट्यूशन पढ़ा सकता है, पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं दोनों भाई। पार्ट टाइम जॉब? फिर उनकी अपनी पढ़ाई का क्या होगा आंटी जी? बस अनिकेत की पढ़ाई खत्म होने और उसे नौकरी मिलने तक ही मुझे काम करने दीजिए। उसके बाद एक दिन भी जॉब नहीं करूंगी। ये नहीं हो सकता, तुम सोच लो। माँ, मेरी बात तो सुनो, चंद सालों की बात है, फिर तो। देख योगेश, तूने कहा, हमने माना। तू तेरी बहन के ससुराल वालों को जानता ही है। तू क्या चाहता है कि तेरी बहन घर आ बैठे? चलो घर चलो। योगेश के पापा उठते हुए बोले। चलते हैं बहन जी, अपना फैसला 2 दिन में बता दीजिएगा। लता के पास घर का नंबर है। आंटी रुकिए, इस बार अनिकेत बोला। दीदी छोड़ देंगी जॉब, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझ पर सबसे पहले मेरे परिवार का हक है। नए रिश्तों के लिए मैं इस घर को बिखरने नहीं दे सकती। आप जा सकते हैं। अगर योगेश के जरिए या फोन पर भी आपने ये शर्त बता दी होती तो आपको और अंकल जी को यहाँ आने का कष्ट नहीं उठाना पड़ता। लता ने खड़े होकर दोनों हाथ जोड़ दिए। लता, तुम ही मान जाओ, वो लता से विनीत भरे अंदाज में बोला। अगर यही बात मैं तुमसे कहूँ कि अपने मम्मी पापा को छोड़ दो, तब योगेश, एक अजीब सी शक्ति उसके चेहरे पर थी। योगेश उससे नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। उसे भी कहाँ पता था कि बात जॉब के मुद्दे पर अटक जाएगी और माँ बाप को छोड़ना तो उसके बस का भी नहीं था। वो समझ तो रहा था पर कुछ भी कर नहीं पा रहा था। माँ अपना सर पकड़े सोफे पर बैठी थी। अनिकेत और नागेंद्र भी यूं खामोश बैठे थे जैसे कोई उन्हें लूट के भाग गया हो। योगेश के घर से निकलते ही लता ने दरवाजा बंद कर लिया। लता ने 1 सप्ताह की मेडिकल लीव ले ली और खुद को सामान्य करने की कोशिश करने लगी। दूसरी अच्छी जॉब मिलने तक वो इस जॉब को छोड़ भी नहीं सकती थी। जॉब मिल जाएगी इस बात का उसे यकीन था, क्योंकि 3 साल का एक्सपीरियंस था उसका। मगर फिलहाल तो उसे ऑफिस जाना ही था। माँ ने उसे समझाने की कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ। लता फैसला कर चुकी थी। 1 सप्ताह बाद वो ऑफिस गई। उसके बिना किसी भाव के सपाट चेहरे को देखते हुए किसी की भी उससे कुछ पूछने की हिम्मत ही ना हुई। यहाँ तक कि ऑफिस की एकमात्र सहेली रीता, जो सब जानती थी, खामोश रही। वो कुछ भी पूछकर उसे और दुखी नहीं करना चाहती थी। योगेश ने उसे ऑफिस में बुलाया। आओ लता। वो उसके केबिन में जाते ही बोला, बैठो। थैंक्स सर। ए सर क्या लगा लिया है तुमने? देखिए सर, यही बेहतर है कि हम सिर्फ ऑफिस के काम के सिलसिले में बात करें। आई एम सॉरी लता, मुझे नहीं मालूम था कि बात इस तरह बिगड़ेगी। आपको मालूम होना चाहिए था। इंसान को अपने परिवार को समझना चाहिए और वो क्या चाहते हैं ये भी। अगर तुम ही थोड़ा मान जाती तो बाद में मैं सब ठीक कर लेता। जो आज ठीक नहीं कर सकता उस पर कल ठीक करने का भरोसा करने की गलती मैं नहीं कर सकती, क्योंकि सवाल मेरे भाइयों के भविष्य का है। इसमें कोई भी रिस्क उठाने को मैं रेडी नहीं। और आज के बाद आप भी इस बारे में मुझसे कोई बात ना करें तो कृपा होगी। वो सीट से उठकर बाहर चली आई। इसके बाद दोनों में कोई बात नहीं हुई।
योगेश उसे केबिन में तभी बुलाता जब बहुत जरूरी हो। लता भी दूसरी जॉब के लिए लगातार कोशिश कर रही थी। उधर योगेश ने आखिर मम्मी पापा और बहन की जिद के आगे उसे हथियार डालकर मम्मी की पसंद की लड़की रुचि से शादी के लिए हाँ करनी पड़ी। बहुत हिम्मत कर उसने लता को कार्ड दिया था। शाम को चाय पीकर लता नेट पर बैठ गई। नेट से उसने रुचि और योगेश की फोटो सेव कर ली। माँ जरा बाहर जा रही हूँ, 1 घंटे में आ जाऊंगी। और फिर वो लौट भी आई। माँ ने देखा कि उसके गले में चेन नहीं थी। अरे तेरे गले की चेन, ए रही माँ। उसने एक लाल रंग की डिब्बी दिखाई। माँ एक गिफ्ट है, मेरे ऑफिस के मैनेजर साहब की शादी है 25 तारीख को, उनकी पत्नी के लिए। एक वो अपने कमरे की ओर बढ़ गई। माँ की आंखों से 2 आंसू गिरे और उसके होठों पर आकर रुक गए। दूसरे दिन जब वो ऑफिस पहुंची तो योगेश आ चुका था। वो इजाजत मांगकर अंदर गई। बैठो सर, ये आपकी पत्नी के लिए। उसने डिब्बी योगेश की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये क्या है? देख लीजिएगा सर, बहुत कोशिश करने पर भी इससे अच्छा गिफ्ट नहीं मिला मुझे। और ये मेरा इस्तीफा सर। क्या इस्तीफा? पर क्यों लता, यहाँ क्या तकलीफ है तुम्हें? और जॉब कैसे छोड़ सकती हो तुम? मुझे दूसरी जॉब मिल गई है सर, सैलरी भी अच्छी है। पर लता सर प्लीज, मैंने 3 सालों में सिर्फ 20 छुट्टियां ली हैं। मेरी बहुत सी छुट्टियां बाकी हैं, इसलिए नोटिस पीरियड में 1 महीने की छुट्टी की एप्लीकेशन दे रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि इसमें आप मुझे निराश नहीं करेंगे। दूसरी जॉब शुरू करने से पहले मैं अपनी माँ और भाइयों को घुमाने ले जाना चाहती हूँ, फिर ना जाने कब फुर्सत मिले। चलती हूँ सर। योगेश ने डिब्बी खोली तो उसमें वही चेन थी। उस पर नई पॉलिश कर दी गई थी और लॉकेट में लता की जगह रुचि की वो तस्वीर थी जो योगेश की बहन ने योगेश के फेसबुक पेज पर अपलोड की थी। वो लता के जाने के बाद देर तक उस चेयर को देखते रहा जिस पे लता बैठी थी। कुछ दिनों के बाद योगेश और रुचि की शादी हो गई और लता योगेश के कंपनी से इस्तीफा देकर दूसरी जगह जॉब ज्वाइन कर लिया था। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।